हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से जहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम। वी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें हम लोग डिफरेंट तरीके की फाइल्स क्या होती हैं। एक्सएमएल फाइल के अंदर हम लोग क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस होते हैं एक्सएमएल फाइल में। बट वी एक्सप्लोर द बेसिक मेन थिंग के किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोज कैसे किया जाए कि हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकें, इधर ऑन होम पेज और ऑन अ रिकॉर्ड पेज और एवरीवेयर, राइट? तो app page, record page, simple. So we are right now using it on a home page. तो ये बेसिक्स थी। उसके अलावा हमने बहुत ही हाई लेवल पे SLDS को देखा था कि व्हाट इज SLDS, लाइटिंग डिजाइन सिस्टम, जो कि सेल्सफोर्स ने अपना खुद का दिया हुआ है। इट मींस आपको बहुत ज्यादा CSS अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा स्टाइलिंग के लिए। सेल्सफोर्स के लुक एंड फील को गेट करने के लिए आप मोस्टली क्लासेस यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये SLDS की हेडिंग की क्लास है, हेडिंग लार्ज, so it's showing us a large, medium and small. नॉर्मली हम लोग ये सब CSS से करते थे, राइट? तो CSS भी ऑप्शन है वह जब आपके पास बहुत ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो कि बिल्कुल ही कस्टम चाहिए और सेल्सफोर्स से हट के उसका UI चाहिए। सो इट डिपेंड्स। ओके, तो और फिर हमने बेसिक चीज देखी थी थोड़ी सी कि बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स मेक इट क्लियर। फॉर नाउ आई एम रिमूविंग CSS पार्ट, सेव एंड डिप्लॉय, ताकि सिंपल चीजें दिखें। अभी ये बैकग्राउंड ब्लू, इट वाज जस्ट टू शो यू के वी कैन अप्लाई CSS ऑन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। बटन के वेरिएंट्स भी हमने उससे ही देखे थे, फॉर SLDS से ही। ओके, वेट अ सेकेंड। तो हमारे पास ये एरर आ गया था कि CSS फाइल कैन नॉट बी एम्प्टी। सो अगर आपको सब चीजें रिमूव करनी है, सो यू कैन डिलीट दिस CSS फाइल एंड देन डिप्लॉय। लेकिन मैंने सिर्फ H1 के ऊपर हेडिंग रेड रहने दिया कलर हेडिंग के लिए, although we are not using H1 at all, so it doesn't make any difference. And now it got deployed successfully, okay, without any issues. Let's go back and confirm ये blue background हट जाना चाहिए because we have removed the CSS. Okay, now looks fine. Okay, so the main thing is normally क्या होता है हम लोग के पास mostly आप फॉर्म्स बना रहे होते हैं, राइट? इनपुट गेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं और बहुत तरीके की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप कंपोनेंट से लाइक फॉर्म्स बनाते हैं, कस्टम फॉर्म्स। हम लोग आगे जाके ये भी देखेंगे कि कैसे सेल्सफोर्स के LWC फ्रेमवर्क के जो बिल्ट इन हमें दिए हुए हैं चीजें, उसमें किस तरीके से बहुत इजीली फॉर्म बन सकता है। बट वी शुड लर्न अबाउट दीज थिंग फर्स्ट, राइट? तो कोई भी एक फॉर्म है, जैसे कि फर्स्ट नेम है, राइट? लेट्स हैव अनदर वन। फर्स्ट नेम है, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, लास्ट नेम। नेम, मैं नेम की एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ बार बार, और लेबल जो है वो तो सामने शो होता है, राइट? इसमें स्पेस है, लेकिन नेम के एट्रीब्यूट में स्पेस नहीं है। और इसको भी मैंने सेम क्लास दे दी, डजंट मैटर। क्लासेस हमने चेक किया था पहले भी, हम लोग CSS अप्लाई करने के लिए उन्हें अप्लाई कर रहे थे। तो इफ इवन इफ यू रिमूव दीज क्लासेस, नॉट गोना बी एन इशू। वो सिर्फ CSS पढ़ाने के लिए था। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू थी डिफॉल्ट वैल्यू f नेम, जस्ट एन एग्जांपल, और डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट नेम। मेजरली फॉर्म्स तो एम्प्टी होते हैं, तो वैल्यू ज्यादातर एम्प्टी ही होती है, करेक्ट? और उसके बाद बटन है। अब बटन यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये बटन है लेबल नेम, ये इस तरीके का क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इसका वेरिएंट जो है बेस दिया है। इफ वी गो बैक टू लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम बटन्स और हम सर्च करें बटन, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए, राइट? कि भाई अगर आप नॉर्मल सिर्फ SLDS बटन रखेंगे ना, यहाँ तो ये SLDS के थ्रू बता रहा है, लेकिन हम LWC का बटन लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं LWC बटन। SLDS ही है ये भी, लेकिन ये नॉर्मल किसी भी HTML को SLDS वाले बटन बनाने के लिए पूरी गाइड है। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स की ये है रेफरेंस, राइट? कंपोनेंट रेफरेंस। तो इनमें बने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइटनिंग बटन, इसमें सिर्फ हम वेरिएंट डिफाइन करेंगे और उसकी बिहाफ पे हमें वो सामने शो हो जाएगा कि किस तरीके का वो दिख रहा है एक्चुअली।
जैसे कि ये दिख रहे बेस, न्यूट्रल, ब्रांड, ब्रांड आउटलाइन। ये सारे क्या है, यहाँ पे डिफाइन हुए हैं बटन्स। सब में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, वेरिएंट का। वेरिएंट बेस होगा तो ऐसा दिखेगा बिल्कुल लिंक की तरह, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल, ब्रांड होगा तो इस तरीके से। सो इस वजह से हमारा बटन भी इस तरीके का दिख रहा है, लाइक अ लिंक। लेट्स फिक्स इट, मेक इट ब्रांड। ब्रांड होता है स्टैंडर्ड ब्लू कलर का बटन, और उसमें ले देते हैं लेबल उसका सेव हो। टाइटल वी डोंट नीड इट, टाइटल डजंट मीन नॉर्मली ये इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी। और ऑन क्लिक क्या है, ये हम लोगों ने फंक्शनैलिटी अभी नहीं चेक की, सो वील सी अबाउट इट। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि कैसे बटन क्लिक होता है, उसकी बिहाफ पे कैसे एक फंक्शन कॉल होता है, हमारी पिछली क्लासेस में जावास्क्रिप्ट की, जो हमने बिल्कुल बेसिक्स कवर की थी, बिल्कुल बेसिक्स, ज्यादा नहीं। वो इसीलिए थी ताकि हल्का बहुत थोड़ा बहुत आइडिया हो कि किस तरीके से बटन के कॉल पे, बटन क्लिक होने पे। ओके, तो नाउ मेरे पास दो इनपुट्स आ गए, फर्स्ट और लास्ट, दोनों रिक्वायर्ड है, इस वजह से ऑटोमेटिकली जब मैं उस पर क्लिक करके बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है कंप्लीट दिस फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ओके, अच्छा, रिक्वायर्ड के अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि आप ऐसे करके ट्रू दे दो इसको, या इसको एम्प्टी छोड़ दो, या फिर आप सिंपली ऐसे लिख दो। सही है, तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड। और इनमें गैपिंग लानी हो तो वो सारी चीजें हम सीएसएस से आराम से कर सकते हैं। दोनों इनपुट्स को एक ही रॉ में लाना हो वो भी हम लोग सीएसएस से कर लेते थे आराम से। यहाँ पे भी एसएलडीएस से पहले करते हैं, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट पार्ट पे जाएंगे। तो एसएलडीएस में एक चीज होती है ग्रिड। ओके, एसएलडीएस में एक चीज होती है ग्रिड। ये बहुत इजीली आप इसमें डिफाइन करें, देखें लिखा हुआ, फर्स्ट जो मेन डिव है ना आपका, जो मेन ओवरऑल डिव है उसके अंदर होना चाहिए एसएलडीएस ग्रिड, कि भाई हम बता रहे हैं कि ये एक ग्रिड है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक मेन, ये सारी चीजें आनी चाहिए, दोनों इनपुट्स मैं एक ग्रिड में चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों एक रॉ में चाहिए। अभी दोनों क्या है, अलग अलग रॉ में, राइट? मुझे एक लेफ्ट पे चाहिए, एक राइट पे चाहिए। तो इन दोनों को मैंने एक डिव से रैप कर दिया। ओके, और क्लास दे दी एसएलडीएस ग्रिड। और ये क्या किया, दोनों डिव को उठा के इसके अंदर ले आए। सही है, तो ये डिव मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और दोनों इसके अंदर आ गए। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, राइट? सेकंड स्टेप क्या है कि आपको इस तरीके से दिखाना है। अगर नॉर्मली क्या होता है कि ये वन पूरी जगह ले रहा होता है, जैसे कि हमारा इनपुट ले रहा है, सेकंड डिव पूरी जगह ले रहा होता है, थर्ड, तो ये लोग एक के ऊपर एक के नीचे नीचे आते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पे पहले आया हुआ है, ऑटोमेटिकली उसके बराबर में दूसरा आया हुआ है। ये कैसे होता है? ये होता है एसएलडीएस कॉल की बिहाफ पे। मतलब हम बता रहे हैं कि हमारी एक ग्रिड, एक रॉ के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए। हर रॉ के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम हो सकते हैं। ओके, याद रखना है 12 कॉलम। तो हमारे पास, हमारी क्या नीड है इस सिनेरियो में, हमें दो कॉलम चाहिए। ओके, तो इट मींस हमें ग्रिड के अंदर दो डिव और बनाने पड़ेंगे, एक और दो। ओके, दोनों बन गए, और इन दोनों का हमें क्या क्लास देनी होगी, एसएलडीएस कॉल। इसको भी दे दी मैंने, और दूसरे वाले को भी एसएलडीएस कॉल। दोनों मतलब कॉलम बन गए। अब सिंपली क्या करना है, पहले वाले इनपुट को उठा के मैं ले जाऊंगा पहले वाले कॉलम के अंदर, और दूसरे इनपुट को दूसरे कॉलम के अंदर। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, एक रॉ डिफाइन कर दी मैंने। ग्रिड मींस एक एक रॉ, राइट? एक सिंपल रॉ। नॉर्मली डिव जब आप लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि डिव जो है लाइन ब्रेक करता है। मतलब ऑटोमेटिकली ये डिव है, जैसे कि ये डिव लिखा हुआ है, ये वाला डिव उसके नीचे से स्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि हमने एसएलडीएस यूज किया है, एसएलडीएस के पीछे क्या है, सीएसएस हुई हुई है, तो हमें बहुत सारी सीएसएस नहीं लिखनी। इसने हमारा काम आसान कर दिया कि हम सिर्फ इसको बताएंगे कि हमारी मेन जो डिव है हमारा, वो है ग्रिड। उसके अंदर जितने भी डिव आएंगे वो उसके कॉलम की तरह बिहेव करेंगे। अब डिप्लॉय करके देखते हैं कि क्या ये नीचे वाला डिव उठ के राइट साइड पे आएगा और ऑटोमेटिकली पहला जो इनपुट है पूरी जगह ले रहा है, ये आधी जगह ले लेगा। क्योंकि हमने क्या कहा है कि एक ग्रिड, उसके दो कॉलम बना दो। एक ग्रिड और उसके अंदर दो कॉलम।
एक कॉलम, दूसरा कॉलम, दोनों कॉलम के अंदर हमने एक इनपुट और दूसरे में भी एक इनपुट। तो ये इस तरीके से ग्रिड की बिहाफ पे इजीली सिर्फ इतनी आसानी से दो कॉलम्स में डिवाइड हो गया। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे फॉर्म पे एक ही रॉ में चार कॉलम्स चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल ईमेल सब एक जगह, ताकि कॉम्पैक्ट टाइप का फॉर्म बनाना है। तो इट्स सिंपल, आप बस कॉलम बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे, एक और कॉलम और एक और कॉलम। अभी ये दोनों कॉलम खाली हैं, तो देखते हैं, लेकिन ये जगह यूटिलाइज करेंगे क्योंकि हमने बता दिया ग्रिड को कि नाउ हमारी ग्रिड जो है वो चार कॉलम की बेस्ड पे हो गई, राइट। तो ये देखिए, फर्स्ट कॉलम ये यूटिलाइज कर रहा है यहाँ तक, सेकंड कॉलम यहाँ तक, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ भी होगा। तो अब क्या हुआ कि हमने चार कॉलम यूटिलाइज कर लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें भी जल्दी से दो इनपुट्स ऐड कर लेते हैं ताकि सही से दिख जाए। प्लीज एंटर ईमेल, इसकी टाइप ले लेते हैं ईमेल, और नेम भी कर देते हैं ईमेल, और लेबल भी ईमेल, और इसकी टाइप टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि नंबर्स में हमें प्लस, कभी कभी लोग प्लस भी डालते हैं, तो इस वजह से टेक्स्ट ही रहने देते हैं। प्लीज एंटर नंबर और मोबाइल नंबर वटेवर, तो इसको कर देते हैं नंबर, और लेबल दिखा देते हैं मोबाइल नंबर। तो चार कॉलम हो गए एक ग्रिड के अंदर। अब देखते हैं ये कैसे शो होता है। तो एक ही रॉ में चार डिफरेंट कॉलम्स आ गए मेरे पास, राइट। फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, ईमेल भी, मोबाइल नंबर भी, सब एक ही रॉ के अंदर आ गए। कैसे? with the help of grid system, or we can have up to 12 columns। अब इसी में ना हम जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे, आगे जाके हम थोड़ी बहुत चीजें देखते रहेंगे, तो देखें 12 कॉलम सपोर्ट होती है जैसा मैंने बताया। और हम कॉलम विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो इतने इतने इतनी जगह ही लेते हुए दिखें जितनी अभी ले रहे हैं, राइट। लेकिन और ईमेल भी, लेकिन मोबाइल मोबाइल नंबर आधी जगह ले। ये कैसे करेंगे? ये आगे जाके हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पहला वाला, ये तो 4 मतलब 12 होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक रॉ के अंदर 12 होते हैं। तो हम 12 को अब डिवाइड कर सकते हैं इजीली, कि फर्स्ट नेम 12 में से 3 कॉलम ले ले, लास्ट नेम भी 3 ले ले, ईमेल भी 3 ले ले, 9 हो गए। और हम चाह रहे हैं मोबाइल नंबर जो है ना थोड़ी सी जगह ले, 2। तो 12 में से हमने सिर्फ 11 यूटिलाइज किए, जो 12वां कॉलम होगा वो एम्प्टी रहेगा, उसकी जगह खाली मिलेगी हमें। तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ विथ। तो इस यूआरएल पे जाके आप इसमें मतलब जाके यू कैन प्ले अराउंड, इस तरीके से डिफाइन करते हैं साइज। आगे जैसे जाएंगे हम लोग की रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो ऑब्वियसली वी विल वर्क ऑन दिस टू, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हाई लेवल आइडिया और इन्फो अबाउट कितनी आसानी से हम लोग इजीली ये कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम। तो ये तो था। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग इस बार बार इस SLDS पे आते रहेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कि एक टॉपिक आया है तो इसको 100% कंप्लीट कवर करें, क्योंकि ये बहुत लंबा है। सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक्स साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये तो था बेसिक SLDS के बारे में, रॉ। अब इसमें आप ये भी आ सकती है ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई बीच में हमें हल्की सी स्पेसिंग चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल दोनों सारे जो हैं बिल्कुल मिले हुए हैं। तो वो भी बहुत इजीली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्जिन और पैडिंग। अगर आपको याद हो CSS में हमने पैडिंग और मार्जिन सीखा था। पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग होती है अंदर की स्पेसिंग, मार्जिन होता है बाहर की स्पेसिंग। तो इसके थ्रू भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम CSS नहीं लिखेंगे, उसमें भी हम SLDS की क्लासेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं SLDS VARP, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। पैडिंग, पैडिंग में क्या है ये बता रहा है कि आपको ये क्लासेस यूटिलाइज करनी है। SLDS P टॉप, टॉप पे ये यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है, अगर आपको दिख रहा हो
ये डॉट 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 वाली लाइन है, ये बता रहा है ये मेन div है, और इससे ये ब्लू कलर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस गैप आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि लार्ज, टॉप, लार्ज मींस टॉप से ज्यादा पैडिंग कर दो, सिर्फ टॉप से। देखें, राइट साइड से भी नहीं है, लेफ्ट साइड से भी नहीं है, बॉटम से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया SLDS, P फॉर पैडिंग, टॉप फॉर कहाँ से करना है, डायरेक्शन, और लार्ज मींस कितनी पैडिंग करनी है, लार्ज में इतनी होगी, मीडियम में इतनी होगी। तो ये सेम चलेगा, SLDSP, 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 और टॉप में चल रहा है तो सिर्फ सारे टॉप की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगा, अब ये लेफ्ट साइड से होना शुरू हो जाएगा, ये रहा। SLDSP सेम रहा क्योंकि पैडिंग करनी है, हमें लेफ्ट साइड से पैडिंग करनी थी तो यहाँ से गैप आ रहा है, और स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, इस तरीके से। और ये चारों तरफ से हो सकता है, इसी तरीके से बॉटम आ गया, और फिर राइट साइड भी आ जाएगी, और फिर आएगा फाइनली हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों, सॉरी, लेफ्ट और राइट दोनों हॉरिजॉन्टल, और इसी तरीके से वर्टिकल में क्या होगा, टॉप और बॉटम दोनों। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप भाई अगर आपको सेम स्पेसिंग टॉप पे भी चाहिए, सेम स्पेसिंग बॉटम पे भी चाहिए, तो आप अलग अलग दो लाइनें लिखो, इससे बेहतर के एक ही लाइन लिख दो, इससे भी काम चल जाएगा, अलग अलग दो लाइन लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। फाइनली आता है अराउंड, मतलब चारों तरफ से इक्वल स्पेसिंग कर दो। तो इसमें हम करते हैं SLDS P अराउंड, और वही स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये प्रॉपर्टीज इसकी ये एक्सेप्ट करता है। सो हम लोग देखते हैं SLDS P अराउंड अंडरस्कोर, ऐसा ही है, अराउंड के बाद अंडरस्कोर है, और फिर हम डिफाइन करते हैं कितना। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इसको ले लेते हैं मीडियम, सब कॉलम्स पे दे देते हैं, और डिप्लॉय। अच्छा, ये पहले SLDS भी जाहिर है विद टाइम अपडेट हो रही है, तो पहले ये SLDS P होता था, अभी यहाँ पे भी इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट कह लें SLDS की अपडेट नहीं की, लेकिन अब यूज होता है SLDS VARP, ये। सो जस्ट ये VAR जो है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया है वेरिएबल करके, राइट। और ये यहाँ पे हमें क्योंकि मेरा अपडेटेड है सब कुछ, सारी एक्सटेंशन, तो यहाँ पे मुझे कह भी रहा है कि भाई अपडेटेड डिजाइन पे अपडेट करो इसको, VAR ऐड कर दो बस। तो ये अपडेटेड डिजाइन है, सिंपल। SLDS P से पहले VAR और लगाना है, वेरिएबल और वटेवर। तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा VAR, लेकिन आपकी एक्सटेंशन बता रही है कि भाई अपडेटेड डिजाइन जो है वो ऐसा है, सिर्फ ये डिफरेंस है VAR का। अब जाके देखते हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग आई या नहीं आई, चारों तरफ से आनी चाहिए स्पेसिंग। ओके, मैंने नॉर्मल रिफ्रेश किया, इस वजह से इसको कर लेते हैं हार्ड रिफ्रेश। सही है, ये सारी स्पेसिंग आ गई, यहाँ पे भी आ गई, लेफ्ट पे भी आ गई, टॉप से भी हुई होगी, बॉटम से भी थोड़ी सी आ गई, करेक्ट। अच्छा, बीच में आपको ज्यादा स्पेसिंग क्यों दिख रही है और लेफ्ट पे कम और राइट पे कम क्यों है? क्योंकि बीच में इसकी लेफ्ट वाली स्पेस भी है और इस वाले कंपोनेंट की राइट वाली स्पेस भी है, तो दोनों मिला के ज्यादा हो रही है, राइट। और इसका बहुत बड़ा डिफरेंस ना आपको कॉम्फाई और कॉम्पैक्ट मोड में दिखेगा। कॉम्पैक्ट मोड में मैंने जैसे बताया था, चीजें मतलब कॉम्पैक्ट होती हैं, स्पेसिंग कम कर देता है सेल्सफोर्स ताकि ज्यादा चीजें एक ही स्क्रीन पे दिखें। कॉम्फाई मोड नॉर्मली सब यूटिलाइज करते हैं, तो टेस्ट हमेशा कॉम्फाई मोड पे ही करना है। आप देखें स्पेसिंग ज्यादा हो गई हर जगह से, राइट। अच्छा, ये वाला क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हमें इसके हिसाब से बनाना पड़ता है कि भाई अगर छोटी स्क्रीन है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, है ना। तो वो भी देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली नीचे कैसे आएगा, कि भाई अगर ज्यादा स्पेसिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। लेकिन वो सब मोबाइल व्यू के लिए होता है ज्यादा, जब आप नॉर्मली बड़े फॉर्म पेज पे बना रहे होते हैं तो फिर वो व्यू इशू नहीं होता। जब आप मोबाइल एप्स के लिए बना रहे होगे तो फिर उसमें ज्यादा वही जितना डिटेल में जाएंगे चीजें आती रहेंगी और वो हम इजीली करते जाएंगे। तो ये थी SLDS के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि ये है कि पिछली बार जब हमने क्लास में जावास्क्रिप्ट में देखा था, तो हम एक इनपुट के अंदर कुछ टाइप कर रहे थे, राइट। ओके, अब ये सब हमने टाइप तो कर दिया। मेन पर्पस क्या होता है
कभी कभी क्या होता है कि हम एज इट इज जब यूजर टाइप कर रहा है ना, उसी टाइम हमें वैल्यू गेट करनी है वो। कभी कभी क्या होता है जब यूजर टाइप कर रहा है, कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बटन पे क्लिक करे तब वैल्यू गेट करो सारे इनपुट्स की। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कभी ईमेल की वैलिडेशन लगानी होगी, तो हम चाह रहे होंगे कि भाई जैसे ही यूजर कुछ करेक्टर प्रेस करे बटन, तो हमें उसी टाइम उसकी वैल्यू मिले, राइट? तो हम लोग टेस्ट कर लें कि कहीं इसने फॉर एग्जांपल कुछ भी प्लस प्लस तो नहीं डाला हुआ, तो हम उसे एरर दे दें ऐसी उल्टी सीधी चीजों पे। जैसे एन एग्जांपल, या हम लोग बिल्कुल एंड में भी एरर दिखा सकते हैं कि भाई योर ईमेल वाज इनकरेक्ट। लेकिन डिपेंड करता है। तो मोस्टली जित आप लोग ज्यादातर यूटिलाइज करेंगे वो होगा कि भाई रन टाइम पे ही एज इट इज जैसे यूजर टाइप कर रहा है उसी टाइम आपके पास वैल्यू आती रहे। अब वैल्यूज जो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, जो भी, ये इनपुट के अंदर है अभी, सही है? ये मेरे पास मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, राइट? ये रहा इनपुट, सही है? हमने बोला डिफॉल्ट वैल्यू तो एम्प्टी है इसकी, सही है? डिफॉल्ट वैल्यू हमने कोई नहीं दी, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू तो चाहिए ना। जब यूजर कुछ ना कुछ टाइप कर लेगा, सेव करेगा, तो मुझे इसका नाम चाहिए ताकि मैं फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स में एक रिकॉर्ड बनाऊं उसके नाम का, या कुछ भी करूं उसके डाटा से, डाटा वैलिडेट करूं कि क्या उसने नाम के करेक्टर सही लिखे हैं, उल्टा सीधा तो नहीं लिखा जस्ट। तो वो वैल्यूज हमें मिलेंगी, और उस पे हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कहाँ होता है, सारा एक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, राइट? तो वो किस तरीके से हम लोग गेट करेंगे। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली हम लोग फंक्शंस पे आएंगे आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे सारी चीजें। जैसे आपको याद होगा कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन बनाते थे हम, यहाँ पे सारा काम ना इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। एक पहली चीज ये है, सही है? पहली चीज ये है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा मेन फंक्शनैलिटी, और जो भी इंपोर्ट वगैरह करना होगा ना, मैं और चीजें चाहिए होंगी जो जो हम यूटिलाइज करेंगे आगे जाके समझ में आएंगी चीजें, वो सब यहाँ होंगी बाहर। लेकिन सारा जो मेन फंक्शनैलिटी और सारे काम जो होंगे वो इसके अंदर यहाँ पे होंगे। ठीक है? ये कंपोनेंट है और ये एक्सटेंड कर रहा है लाइटिंग एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये मेरा कंपोनेंट है, और एक्सटेंड लाइटिंग मतलब ये है इनहेरिटेंस, के जितने भी सेलफोर्स ने एलडब्ल्यूसी के अंदर फीचर्स दिए हुए ना फ्रेमवर्क के अंदर, वो सारे फीचर्स इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी ले आओ, ताकि हम वो यूटिलाइज कर सकें। ये मतलब होता है एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे फंक्शन बनाते थे। फंक्शन में भी हमारा फंक्शन है हैंडल सेव, जस्ट एन एग्जांपल, राइट? एक ये फंक्शन हुआ करता था जावास्क्रिप्ट में। ये फंक्शन हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, HTML से यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल करवाते थे। ये रहा, सही है? उसमें ऐसे कॉल नहीं होता था, उसमें डिफरेंट तरीके से कॉल होता था, इस तरीके से, और हम लोग यूं ब्रैकेट भी क्लोज करते थे, राइट? इस तरीके से कॉल होता था हैंडल सेव फंक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई भी जावा स्क्रिप्ट की चीज हम यूटिलाइज करेंगे ना, वो होगी विदाउट, एक तो ब्रैकेट्स और विदाउट डबल कोट्स और कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सिर्फ नाम देना है हमें, ओके? तो हमने सिर्फ नाम दिया, और किसके अंदर दिया, ये लाजमी है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने नाम दे दिया हैंडल सेव। इसको पता है कि ये माई न्यू कंपोनेंट की HTML है, माई न्यू कंपोनेंट की ही जावास्क्रिप्ट फाइल है। उसमें जाओ और हैंडल सेव का फंक्शन ढूंढो और इसको फायर कर दो। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चला दो। अंदर हमने बहुत 100 लाइनों का कोड लिख दिया अगर, कि भाई फॉर्म है, डाटा सेव करो, उसके बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, उसको कॉल करो, एक्सेट्रा, जो भी हमें करना है। अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे फंक्शन बनाते थे, राइट? लेकिन LWC के अंदर उन्होंने और चीज आसान की है हमारे लिए। उन्हें पता है कि भाई हम अगर कोई भी फंक्शन का एक नेम दें, फिर ऐसे ब्रैकेट्स बनाएं, और यूं कर्ली ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज कर दें, तो LWC फ्रेमवर्क खुद ही समझ जाता है कि ये फंक्शन है, हमें बताना नहीं पड़ता कि ये फंक्शन है। सिंपल कर दिया कि भाई फंक्शन का कीवर्ड हटा दिया, बस सिंपल एज दैट। अब देखें एरर भी चला गया। और कंफर्मेशन के लिए कि भाई ये फंक्शन कॉल भी हुआ, चला भी, तो एक जस्ट कंसोल कर लेते हैं। अ, मैं लिख देता हूँ कॉल्ड, मतलब जब भी बटन क्लिक होगा, ये वाला सेव का, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाओ, ये वाला फंक्शन चला दो। इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं, 10,000 जितनी भी लाइनें, वो सब गेट कर लो। अब देखते हैं कि क्या ये
फंक्शन कॉलिंग जो हमने अभी सीखा किस तरीके से बटन से फंक्शन कॉल होता है वो चल रही है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि इनपुट की कैसे वैल्यू गेट करते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इनपुट की वैल्यू गेट करने के इसमें, और इजी भी हैं थोड़े। इंस्पेक्ट पे चले आते हैं ताकि हमें पता चल रहा हो कंसोल में कि क्या हो रहा है। अब मैं ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें कॉल्ड आ गया। इसका मतलब मेरा फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहा है इस बटन के क्लिक पे। तो ये तो मेरी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही काम कर रही है। फंक्शन कॉल करवाना आ गया हमें किसी भी HTML के बटन से, कैसे कोई फंक्शन कॉल होगा, राइट। मैंने बार बार किए, बता रहे 5 बार क्लिक हो गया। एक चीज तो हो गई। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? बटन क्लिक करने से पहले की होती है रिक्वायरमेंट, हमने पहले बटन एक्सप्लोर कर लिया फंक्शन, कि भाई जो भी यूजर टाइप कर रहा है ना वो वैल्यू गेट करो, है ना। तो उसके ना डिफरेंट वेज है। मैंने जो नेम दिया था ना, ये नेम ये इसलिए यूनिक दिया था सबको ताकि मैं इनकी बिहाफ पे पता लगा सकूं कि लास्ट नेम के अंदर यूजर ने क्या टाइप किया, अच्छा ईमेल वाले इनपुट में यूजर ने क्या टाइप किया, अच्छा नंबर वाले इनपुट में इसको देते हैं ऐसे मोबाइल नंबर, सही। इसमें यूजर ने क्या टाइप किया, इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है नेम की बिहाफ पे। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको कहा जो आप लोग ज्यादातर यूज करेंगे वो होगा कि एज इट इज जब यूजर टाइप कर रहा है उसी टाइम मुझे हर हर बटन प्रेस पे मुझे उसकी वैल्यू मिलती जाए। तो यहाँ पे 99% ऑफ टाइम जो यूज होता है वो होता है ऑन चेंज। ओके, ऑन चेंज मतलब कि जब भी इस इनपुट के अंदर कुछ चेंज हो तो मेरे जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल करो जैसे जैसे चेंज होता जाए। ओके। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन अभी हमने सीखा कि भाई डबल कोट्स तो यूज ही नहीं होते जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में, तो कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, राइट। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसको नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल हैंडल फर्स्ट नेम चेंज, कि हमें पता चल रहा है भाई फर्स्ट नेम चेंज होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सही है। अभी सिर्फ फर्स्ट नेम पे है, तो क्या होगा जब भी मैं फर्स्ट नेम में कुछ भी टाइप करूंगा तो एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में ये वो कॉल होगा। अब ये फंक्शन तो यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स हमें बनाना होगा, क्योंकि हमने बनाया नहीं और हम उसे कॉल कर रहे हैं तो अजीब सी बात है। तो एक फंक्शन बना लिया कि फर्स्ट नेम चेंज। अच्छा, ये फर्स्ट नेम तो चेंज हो रहा है, इसमें भी मैं कंसोल कराऊंगा, हमें कंफर्म होता रहेगा भाई। मैं इसमें बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ फर्स्ट नेम कॉल्ड, कि भाई हर कैरेक्टर पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कंफर्मेशन हो जाएगी। कब कब? ऑन चेंज मींस जब जब इस इनपुट के अंदर यूजर कुछ भी टाइप करेगा, क्या करो ये वाला फंक्शन कॉल करा दो जावास्क्रिप्ट का। ओके, ये फंक्शन कॉल होगा, बार बार ये प्रिंट होता रहेगा हर कैरेक्टर पे। तो कंफर्मेशन करते हैं कि क्या ये फंक्शन हर कैरेक्टर चेंज पे कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हमने सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर किया, बाकियों में तो अभी कुछ इंप्लीमेंट किया ही नहीं है, तो फर्स्ट नेम में ट्राई करते हैं। मैंने लिखा आर, तो देखें फर्स्ट नेम कॉल्ड। मैंने लिखा ओ, 2 बार कॉल, लिखा हुआ गया टू। फिर मैंने लिखा, मिटा दिया मैंने। अब मैंने दोनों मिटाए मीन्स 2 बार बैक स्पेस दबाया, तो 4 टोटल हो गया आर ओ और 2 बैक स्पेस। तो ये बता रहा है बैक स्पेस भी जब प्रेस होगा ना उस पे भी चलेगा ये, क्योंकि हम करेक्टर्स रिमूव करें या ऐड करें सब पे चल रहा है, तो हर करेक्टर पे चला ही। ओके, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। अब देखें रोनाल्डो में है, मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये बता दिया फर्स्ट नेम कॉल। लेकिन एक्चुअल हमारा जो 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 मतलब था ये बनाने का वो था वैल्यू गेट करना। लेकिन उससे पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए थी कि भाई फंक्शन कॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो फंक्शन तो कॉल हो रहा है, एक चीज हो गई, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई। अच्छा, अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इस तरीके से होती है। इसमें ना हम लोग दिस डॉट वैल्यू पास कर सकते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। तो क्या होता है कि जो भी वैल्यू है ना वो पास होती रहेगी, या फिर हम लोग इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। इवेंट पास कर देते हैं और दिस पास कर देते हैं कि भाई हमें यहाँ पे ना कुछ भी पास नहीं करना। ओके, यहाँ पे हमें कुछ भी पास नहीं करना, ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट के इस फंक्शन के इन ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे एक नाम देंगे ईवीटी। इसको अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है ईवीटी देना है। ओके, इसको एबीसी दे दो, ये सिर्फ एक इवेंट का नाम दे रहे हैं।
तो ईवीटी शॉर्ट फॉर्म होती है इवेंट की, इसलिए मैं यूज करता हूँ, लोग ई यूज करते हैं सिर्फ। कुछ भी लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल मैं एबीसीडी रखता हूँ ताकि चीजें आसानी से समझ में आए, वरना हमेशा दिमाग में रह जाएगा कि इवेंट 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 होता है। बिहाइंड द सीन्स ये एक्चुअली में इवेंट होता है एक, मतलब बिहाइंड द सीन्स एक इवेंट फायर हो रहा है ना, ऑन चेंज एक इवेंट है, कुछ हो रहा है। इवेंट मतलब कोई भी चीज हो रही है, एक इवेंट हो रहा है। क्या इवेंट हो रहा है? यूजर जो है बटन प्रेस कर रहा है, ये एक इवेंट हुआ। उस इवेंट में मेरा फंक्शन कॉल हुआ, और उस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे वो इवेंट मिल गया। अब उस इवेंट के अंदर से ना मैं वैल्यू गेट कर सकता हूँ। सही है। तो इसको रखते हैं ए बी सी डी, ताकि आप लोग इवेंट पे ना, एंड में इसको ईवीटी चेंज कर देंगे ताकि चीजें समझने में आसान हो। अब मैं इसके अंदर से वैल्यू कैसे गेट करूं? अगर मैं सिर्फ लिखूं ए बी सी डी, तो देखते हैं ये पूरा मुझे इवेंट में मिल के आ रहा है। पूरे इवेंट में इससे ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें, सिर्फ सिर्फ वैल्यू नहीं। क्योंकि आगे जाके जब जरूरत आएगी कि भाई फॉर एग्जांपल लेबल गेट करो, या कोई और चीज भी, कौन से इवेंट पे फायर हुआ, किस पे हुआ, एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमें मिल रही होती हैं। हमारा फोकस होता है ज्यादातर सिर्फ उसमें से वैल्यू गेट करना। अब मैं इस पे प्रेस करता हूँ वाई, तो ये मुझे कुछ एक मिल रहा है, राइट? प्रिवेंट, इवेंट, डिफॉल्ट, ये मुझे ना इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। हर एक, ये है पूरा इवेंट। अब इसमें मैं जा जाके देख सकता हूँ भाई इसके अंदर क्या है और क्या है। कहीं ना कहीं इस पूरे के अंदर ना हमें वैल्यू भी मिल रही होगी। सही है, कि भाई इसकी टाइप क्या है, अच्छा, प्रोपगेशन, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा भी फोकस क्या है? सिर्फ इवेंट में से ये रहा डिटेल, हमारा फोकस है वैल्यू निकालना जो भी यूजर ने पुट किया है। तो इसके अंदर एक चीज होती है, इस पूरे इवेंट में मैंने जैसे दिखा दिया है भाई, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट डिटेल। डॉट करके हम क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी निकालना है। समझें, एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें छोटी छोटी डली हुई हैं, हम वो एक छोटी सी चीज निकाल रहे हैं डिटेल की। अब वो डिटेल क्या है? अब डिटेल में हमें क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इंस्पेक्ट कंसोल, सब क्लियर, टाइप किया आर। अब डिटेल में हमें ना एक टाइप का प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें इसमें भी हैं। इसमें से अब फाइनली हमें हमारे मतलब की चीज निकालनी है, जो कि है वैल्यू, राइट? तो डिटेल भी एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर से फाइनली हम निकालेंगे वैल्यू। अब फाइनली हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो भी यूजर टाइप कर रहा होगा। मैं यहाँ टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। सी, मैंने मिटाया, एक मिनट, अभी इसको रिमूव कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टाइम में मुझे आर मिला, यूजर ने आर प्रेस किया। सेकंड टाइम पे उसने ओ प्रेस किया, तो टोटल पूरी वैल्यू क्या मिली मुझे? आर हो, भाई ये वैल्यू हो गई फाइनल वैल्यू। इस तरीके से हर बटन और करेक्टर पे हमें, बटन प्रेस पे और करेक्टर पे हमें मिल रही है वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू गेट करेंगे। अब मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे, इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू से। अब इसको मैं ईवीटी नाम दूं, इसको मैं एबीसीडी नाम दूं, लेकिन ये होता इवेंट है बिहाइंड द सीन, इसलिए इसको ज्यादातर लोग इवेंट यूटिलाइज करते हैं, ईवीटी या ई से डिनोट करते हैं। अच्छा, यही काम मुझे अब लास्ट नेम का भी करना है। अब मुझे वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन वो मैं वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाऊं ना, क्योंकि आगे जाकर, क्योंकि अब एक बार मुझे वैल्यू मिल गई, मैं उसको एक वेरिएबल में कहीं स्टोर करा दूं कि भाई टेम्पररी, जब तक ये फॉर्म रिफ्रेश नहीं हुआ, जब तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ, जब तक मेरे जावा स्क्रिप्ट के किसी एक जगह पे तुम इसकी वैल्यू स्टोर कर लो, है ना? तो उसके लिए हम लोग वहां पे बनाते थे वेरिएबल, वहां पे बनाते थे वार से वेरिएबल, कि भाई वेरिएबल का नाम हमने कुछ भी दे दिया कि फर्स्ट नेम वार वेरिएबल, राइट? इस तरीके से हम वेरिएबल बनाते थे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल बनते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज कहेंगे उसको, वेरिएबल बाहर। प्रॉपर्टीज होती हैं जावा स्क्रिप्ट की, एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टीज, ओके? उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया फर्स्ट नेम, इस तरीके से,
नेमिंग कन्वेंशन केमिकल कैमिल केस होती है कि फर्स्ट स्टार्ट होता है स्मॉल से और फिर अगला जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, ये गुड प्रैक्टिस है जिस तरीके से एलडब्ल्यूसी की नेमिंग कन्वेंशन भी बताई थी। तो फर्स्ट नेम आप इसको वेरिएबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट नेम वेरिएबल या फर्स्ट नेम VAR, ओनली फर्स्ट नेम ले लो, आप सिर्फ एफ नेम ले लो, इजीनेस के लिए जो समझ में आए। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ मीनिंगफुल नेम ताकि दूसरा कोई पढ़े तो उसे भी समझ में आए। तो इनिशियली मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मतलब अभी ये अनडिफाइंड है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जब भी फॉर्म लोड होगा, पहली बार इस फॉर्म पे आएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। सिंपली मैंने क्या किया कि जब भी फर्स्ट नेम कोई चेंज कर रहा हो, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं, हैंडल फर्स्ट नेम चेंज। हैंडल फर्स्ट नेम चेंज के अंदर इवेंट पास होगा ऑटोमेटिकली, सेल्सफोर्स खुद ही देता है, एलडब्ल्यूसी खुद हमें इवेंट देता है। इवेंट के अंदर से हमने वैल्यू निकाली, मैं वो वैल्यू इस फर्स्ट नेम के अंदर सेव करवा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने सेव करवा ली। सेव करने का फायदा क्या हुआ कि अब बाद में, क्योंकि इसमें यूजर टाइप करके चला गया, फिर यहाँ टाइप करने जाएगा, ये वैल्यू कहाँ गई, तो मैंने सेव कर ली पहले से। फिर यहाँ टाइप करेगा और इधर उधर घूमेगा, फिर फाइनली जब वो सेव पे क्लिक करेगा तब मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू रखी हुई होगी वो वाली, तो मैं यहाँ से गेट कर लूंगा। या बीच में मुझे कहीं इस प्रॉपर्टी की बिहाफ पे, इन दो दो प्रॉपर्टी की वैल्यू की बिहाफ पे कुछ भी फंक्शन कॉल करवाना है, कुछ भी करना है, वो मैं करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू सेव करवा दी। अब सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है, जैसे मैंने कहा था मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ साथ लेके चलूंगा। इस तरीके से नॉर्मली आप असाइन करते हो वैल्यू, एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टीज मैंने बताया ना, ये प्रॉपर्टी है, हर वो चीज जिसके अंदर वैल्यू ऐड हो रही है वो एक प्रॉपर्टी है, सेव हो सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस जब करेंगे ना, मतलब हम उसे वैल्यू है तो उसकी गेट करनी है, या हमें उसके अंदर वैल्यू कोई सेट करनी है, वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ अभी, है ना, ये मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये वैल्यू डाल दो, तो वो मैं करूंगा दिस डॉट के थ्रू। दिस डॉट, बस ये हमें शायद रखना। दिस डॉट ये डिफाइन करता है कि भाई इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर से ये प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, दिस मींस ये वाला मेरा कंपोनेंट। आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन हो सकती है दिस की, जो कि इनिशियली सही नहीं है समझाना। तो दिस डॉट करके होगी हर प्रॉपर्टी गेट, सिंपल एज दैट। हम लोग उसमें वैल्यू सेव करवा रहे हैं, और कंफर्मेशन के लिए कि जब इसके अंदर वैल्यू सेव हो भी रही है नहीं हो रही, तो मैं ये क्या करता हूँ कि बटन जब भी क्लिक होगा ना, तो देखता हूँ कि कंसोल करवा के कि क्या मेरी प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू सेव है भी या नहीं, है ना। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट, ये तो हार्ड कोड वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम की वैल्यू है, बिकॉज इट्स उर्दू, ये दिस डॉट फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, जो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर है वो बता देगा। तो हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू सही से सेव हो गई। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे लिख दिया, सही है, ये तो कॉन्सोल आ रहा था। अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू है, कैसे पता चलेगा, मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, सेव का बटन हैंडल सेव कॉल करेगा, हैंडल सेव कहाँ है, यहाँ पे है। ये एक तो फर्स्ट पहले कॉन्सोल चलाएगा कॉल्ड, ये बता देगा भाई हैंडल सेव कॉल हो रहा है। फिर एक और चलाएगा कि फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, जो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू होगी ना वो दिखा देगा ये। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर सेम यही वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो कंफर्म सेव, ये आ गया, फर्स्ट नेम की वैल्यू है रोनाल्डो, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इसमें चेंज किया रोनाल्डो 1 2 3। अब जब मैं सेव पे बटन पे क्लिक करूं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए, सेव वैल्यू। तो हमारी वैल्यू तो गेट हो भी गई और हम उसे प्रॉपरली एक प्रॉपर्टी के अंदर सेट भी कर रहे हैं ताकि हम लेटर उसे यूज कर सकें। अब सिमिलरली दूसरे इनपुट्स की भी वैल्यू हमें चाहिए होगी और उनके लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी जिसमें हमें सेव करना है। तो मैं यहाँ जितने मेरे इनपुट्स, जितने भी मुझे वैल्यूज चाहिए, 1 2 3 4, चारों की एक एक प्रॉपर्टी बना लूंगा मैं। लास्ट नेम प्रॉपर्टी हो गई, ईमेल की एक प्रॉपर्टी हो गई और एक मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। सही है, 4 प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन फिल कौन सी हो रही है, सिर्फ फर्स्ट नेम। तो अब हमें चारों पे यही काम करना है ना, ऑन चेंज।
इस पे भी फर्स्ट नेम गलत लिखा हुआ है, लास्ट नेम चाहिए। अब लास्ट नेम को गेट करने के लिए क्या होगा, वही ऑन चेंज कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, फर्स्ट मेथड तो सिर्फ फर्स्ट नेम की वैल्यू गेट कर रहा था ना। अच्छा, इसके लिए तो जाहिर है हमें अलग मेथड बनाना पड़ेगा, हैंडल लास्ट नेम चेंज। ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में शायद कि कैसे हम लोग ये सारे अलग अलग इतने सारे मेथड सिर्फ वैल्यू गेट करने के लिए हम पूरा पूरा एक फंक्शन बना रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं लग रही है, लेकिन सीखना है। तो ऑन चेंज पे हैंडल लास्ट नेम चेंज हो गया, मतलब एक और फंक्शन बनेगा हैंडल लास्ट नेम चेंज, वो भी ऐसी वैल्यू गेट कर रहा होगा। इसको भी इवेंट मिलेगा, या कुछ भी नाम दे दें वही, लेकिन इसके अंदर मैं दिस डॉट लास्ट नेम को फिल करवाऊंगा, और वही ईवीटी डॉट डिटेल डॉट वैल्यू। तो यहाँ से लास्ट नेम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, वो सेव हो रही है। सेम गोज फॉर ईमेल एंड मोबाइल, तो ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ईमेल चेंज, हैंडल ईमेल चेंज यहाँ आ गया। ये भी मैंने एक और फंक्शन बना दिया। इसमें मुझे इसके इवेंट में क्या मिलेगी, ईमेल की वैल्यू मिल रही होगी। तो मैं इसको दिस डॉट ईमेल की प्रॉपर्टी में सेव करवाऊंगा, ईवीटी डॉट डिटेल डॉट वैल्यू। और फाइनली एक और हमें बनाना होगा जो कि है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ उसको कर लेते हैं ऑन चेंज हैंडल मोबाइल नंबर चेंज। नेम कुछ भी दे सकते हैं हम फंक्शन का ना, हमारे ऊपर है। तो मैंने दे दिया है हैंडल मॉब नेम नंबर चेंज। इसमें भी मुझे इवेंट मिल रहा होगा, लेकिन इसके अंदर मैं दिस डॉट मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी ये रही मैंने ऊपर डिफाइन की हुई है, इसको फिल करवा रहा हूँ सेम ईवीटी डॉट। अच्छा, हर फंक्शन का जो इवेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इससे ये नहीं करेगा कि ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट सेम है, नहीं भाई, ये बिल्कुल अलग कॉल हो रहा है, ये बिल्कुल अलग कॉल हो रहा है। इसको आप अगर आपको समझने के लिए आसानी करनी है तो फॉर एग्जांपल आप इसको ए नाम दे दो फर्स्ट वाले को, ताकि आपको कंफर्मेशन रहे ये अलग अलग, लेकिन हर हर ऑन चेंज का इवेंट अपना अलग अलग होता है। सही है, क्योंकि जब भी कभी लास्ट नेम में चेंज होगा, कुछ भी लास्ट नेम, तो इस पूरी फाइल में से क्या चलेगा, सिर्फ ये वाला फंक्शन चल रहा होगा उस टाइम, क्योंकि यूजर ने लास्ट नेम में कुछ चेंज किया, राइट। यूजर ने सिर्फ यहाँ टाइप कर रहा है, तो इस पूरी जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, बाकी वाले उस टाइम कॉल नहीं हो रहे होंगे। ये सब कब कॉल होंगे, अपने अपने टाइम पे, जब भी वो वाले इनपुट में यूजर कुछ चेंजेस कर रहा होगा। तो आसानी के लिए मैंने ए बी सी डी कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये जो भी ब्रैकेट के अंदर मिला है ना, ये हमें इवेंट है, बस ये याद रखना है। सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब फाइनली सेव के बटन पे सारी प्रॉपर्टीज को कॉन्सोल करवा लेते हैं, ताकि हमें कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ भाई सारी प्रॉपर्टीज एट द एंड हमारे पास सेव हुई हुई हैं। तो मैं इसको लेता हूँ, फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी में वैल्यू है प्लस दिस डॉट फर्स्ट नेम। ओके, इसी तरीके से लास्ट नेम ईमेल की भी चाहिए मुझे, तो इसको कर देते हैं लास्ट नेम, इसको कर देते हैं ईमेल, और ये होगा मोबाइल नंबर। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि सारी प्रॉपर्टीज में वैल्यू सही से आ गई है और हमारे पास सेव हो गई। अब हम इनको इनके भी पे सेलफोर्स में रिकॉर्ड बनाए, डाटा बनाए, कुछ भी सही है। तो सबका हमने अलग अलग एक फंक्शन बना लिया। अभी तक हमने देखे इसमें नेम की एट्रीब्यूट को यूटिलाइज नहीं किया, इस वजह से हमारे पास ना ये अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं। आगे जाके हम नेम के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ एक ही फंक्शन से हमारी सारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम पे डायनेमिक काम करेंगे। और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया। ओके, अब जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो क्या होगा, हैंडल सेव कॉल होगा, राइट। हैंडल सेव के अंदर ये रहा, ये वाले तो सारे कॉल हो चुके, जब जब चेंज हो रहा था ये सब एक एक करके कॉल हो रहे थे। यूजर जब टाइप कर रहा था तो फर्स्ट नेम कॉल हो रहा था, लास्ट नेम कॉल हो रहा था। क्या कर रहा था, प्रॉपर्टीज फिल कर रहा था, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज। अब यहाँ पे फाइनल सेव में ना सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैंने कंसोल लगाए हैं, ताकि हमें पता चले क्या ये सारी प्रॉपर्टीज फिल सही से हुई हैं, ताकि मैं इनकी बिहाफ पे सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड बनाऊं, इस ये उठा के भी बोलूं फर्स्ट नेम की वैल्यू फर्स्ट नेम में डाल दो,
कॉन्टेक्ट के सेव। तो ये बता दिया इसने कि हाँ बिल्कुल सारी जो वैल्यूज यूजर ने यहाँ टाइप किया वो वैल्यू हमारी से जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी के अंदर सही से सेव हो गई। फर्स्ट नेम के अंदर क्रिस्टियानो सही से हुआ है, लास्ट नेम में रोनाल्डो, जीमेल में भी ronaldo@gmail.com, मोबाइल नंबर में 1397195। तो ये तरीकेकार है जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूजर के इनपुट की वैल्यू लेना। कैसे? जब भी यूजर कुछ टाइप करेगा तो हमारा ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगा। जिस भी इनपुट में फर्स्ट नेम में कर रहा है तो फर्स्ट नेम का इनपुट ऑन चेंज कॉल होगा, ये सिर्फ चलेगा। अगर यूजर मोबाइल नंबर में कर रहा है तो ये कॉल हो रहा होगा। ये फंक्शन जाएगा यहाँ पे ढूंढेगा कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है भाई, हैंडल मोबाइल नंबर, ओके हैंडल मोबाइल नंबर, इसके अंदर इवेंट भेज दो। इवेंट के अंदर उसे जो भी यूजर टाइप कर रहा होगा वो वैल्यू आती रहेगी, और हम लोग वो वैल्यू बार बार गेट कर रहे हैं और इसके अंदर सेव करवा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब यूजर यू स्टार्ट टाइप करेगा 1 दबाएगा तो अभी वैल्यू इवेंट में वैल्यू आई होगी, हमने वैल्यू उठा के मोबाइल नंबर में डाली, मोबाइल नंबर में अभी वैल्यू होगी 1 सिर्फ। जब दूसरी टाइम उसने कुछ दबाया 6, तो अब 1 तो पहले था लेकिन हमने उसको अब ओवरराइड हो जाएगी वो वैल्यू। इसके अंदर हमें इवेंट में वैल्यू मिलेगी, हमने कहा पुरानी वैल्यू जो भी हो मोबाइल नंबर की डजेंट मैटर। अब जो नई वैल्यू मिली है ना तुम्हें, कंप्लीट वैल्यू मीन्स जो भी इनपुट के अंदर है वो पूरी उठाकर मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी में डाल दो। तो इस तरीके से बार बार ओवरराइड होती रहेगी और फाइनल वैल्यू हमें तो मिल ही जाएगी। जब यूजर रुक जाएगा टाइप करना वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी। और इसी तरीके से अगर यूजर मिटा दे सब तो ये एम्प्टी हुआ, तो यहाँ पे भी वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी। तो ये मोबाइल नंबर की फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, एम्प्टी, फील्ड नहीं प्रॉपर्टी। तो एम्प्टी भी वैल्यू मिलेगी हमें इसमें जब यूजर टाइप करके वापस से मिटा दे अगर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम लोग उसकी बिहाफ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें। अब अब ये एक एग्जाम्पल थी ताकि चीजें समझ में आए वैल्यू कैसे गेट करते हैं। हम जल्दी से लास्ट चीज ये देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लेस लाइंस ऑफ कोड, अभी बहुत सारी लाइंस यूटिलाइज हो गई सिर्फ वैल्यू गेट करने में। अब आती है असली कहानी, उसमें भी ज्यादा लाइंस यूज होंगी लेकिन वो बेटर है। तो अ, अब हो क्या रहा है कि हर एक इनपुट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है, विच इज नॉट गुड, राइट? हाँ, एक ही फंक्शन हो उसके अंदर मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगी हो वो फिर भी सही है। तो अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ऐसे चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं एक जेनरिक फंक्शन बना दूं, मतलब एक जेनरिक जो सबके लिए यूज हो, फॉर एग्जांपल हैंडल चेंज करके, सही है, और इसमें भी हमें इवेंट तो मिल ही रहा होगा, राइट? लेकिन मुझे इसमें पता कैसे चलेगा अगर मैं ये सेम हैंडल चेंज करके यहाँ पे भी कॉल करवा दूं, फर्स्ट नेम में भी, राइट, लास्ट नेम में भी सेम कॉल करवा दूं, ईमेल में भी सेम कॉल करवा दूं, और मोबाइल नंबर में भी, तो सही है। जब भी किसी भी इनपुट में चेंज होगा हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा, अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हैंडल चेंज चलेगा। मतलब ये सारे तो ऐसे ही हो गए, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ फॉर टाइमिंग, ये तो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ही फंक्शन चल रहा है। अब जब भी ये एक फंक्शन चल रहा है तो इसमें मुझे इवेंट डॉट ईवीटी डॉट डिटेल डॉट वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन एक मसला ये है कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये इवेंट किस इनपुट की बिहाफ पे फायर हुआ है, क्योंकि तो एक ही फंक्शन सब पे कॉल हो रहा है। जब यूजर फर्स्ट नेम में चल यहाँ एवेल्यूएट कर रहा है उसमें भी मुझे वैल्यू मिल रही है, लास्ट नेम में ऐड कर रहा है तब भी मुझे यही वैल्यू मिल रही है, ईमेल में भी मिल रहा है और मोबाइल नंबर में भी मिल रहा है। तो मुझे अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ये फर्स्ट नेम की है, ताकि मैं उसे सही प्रॉपर्टी के अंदर सेव करूं, वरना तो गलत प्रॉपर्टी में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, अब क्या होगा, क्योंकि हैंडल चेंज अगर एचटीएमएल में देखें तो हैंडल चेंज फर्स्ट नेम में तो है लेकिन लास्ट नेम में भी तो यही कॉल हो रहा है। इसका मतलब यूजर जब लास्ट नेम में कुछ टाइप कर रहा होगा ABCD, तो क्या होगा, लास्ट नेम का ये ऑन चेंज चलेगा, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज है, जावास्क्रिप्ट में जाएगा हैंडल चेंज, इवेंट में से मिला लास्ट नेम की वैल्यू, लेकिन मेरे पास किस में स्टोर हो रही है वो फर्स्ट नेम में, तो गलत। मुझे तो पता होना चाहिए ना। वहां हमारे पास ये काम आते हैं नेम्स, इसी वजह से हमने सबको प्रॉपर डिफरेंट नेम्स दे दिए हर इनपुट को, कि भाई फर्स्ट नेम वाले इनपुट का फर्स्ट नेम नाम है ये, इसका
इसको इजी कर लेते हैं, चले एफ नेम, ताकि ना कंफर्म, एफ नेम सही है। इसको रख देते हैं एल नेम, जस्ट एन एग्जाम। इसको ईमेल ही रहने देते हैं नेम को, और मोबाइल नंबर को भी लेट्स से एम नंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रॉपर्टीज से, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है, और नेम सिर्फ नेम है। हम किसी को भी ना नेम दे सकते हैं और उसको यूज भी ना करें। नेम एक ऐसी एट्रीब्यूट है। अब हम ये एट्रीब्यूट हम अपने लिए आसानी के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता, ये मैं हटा दूं तब भी काम चल जाएगा, इनपुट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए आसानी करने के लिए ही। तो हमने क्या किया कि हैंडल चेंज तो चल रहा है ना, हैंडल चेंज पे चारों पे चल रहा है, चारों पे मुझे इवेंट मिल रहा है, राइट। इवेंट के अंदर जैसे मैंने बताया था बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इवेंट के अंदर से ना मैं क्या करूंगा कि वैल्यू तो मैं गेट कर ही रहा हूँ, जो भी यूजर, मैं नेम गेट कर लूंगा। वहां से मुझे पता चल जाएगा, अच्छा अगर मेरे पास नेम एल नेम आ रहा है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है यूजर जो है ना वो लास्ट नेम के अंदर वैल्यू कुछ टाइप कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर वैल्यू सेव करवानी चाहिए। अगर मुझे नेम इवेंट के अंदर, इस इवेंट में मुझे अगर नेम एम नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब है मेरा कोड खुद समझ जाएगा कि यूजर कुछ ना कुछ इस वाले इनपुट में टाइप कर रहा है, बाकी तीन में नहीं। तो जब भी इस इनपुट में टाइप हो तो ऑटोमेटिकली मेरी जावा स्क्रिप्ट को करेक्ट प्रॉपर्टी मोबाइल नंबर के अंदर वैल्यू सेव करवानी चाहिए उसकी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेम यूटिलाइज करेंगे। और इफ एल्स की कंडीशन में, अगर हमने इफ एल्स कवर किया था जावास्क्रिप्ट में या नहीं किया था, तो बहुत सिंपल है। इफ एल्स क्या है, हम कंडीशन बेस्ड जा रहे हैं कि अगर ये हो, अगर ये ना हो, इफ और एल्स। तो अगर एफ नेम है तो मुझे वैल्यू किस में सेव करवानी है, फर्स्ट नेम में। अगर नेम एल नेम है तो मुझे वैल्यू किस में सेव करानी है, लास्ट नेम में, क्योंकि इस नेम की बिहाफ पे तो मुझे पता चल रहा है कि यूजर कौन से इनपुट में टाइप कर रहा है, क्योंकि फंक्शन तो सेम कॉल हो रहा है सब पे। फंक्शन तो मुझे नहीं बता रहा डायरेक्टली, राइट, कि कौन सा किस पे कॉल हो रहा है। तो नेम की बिहाफ पे, तो इफ ऐसे लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स होते हैं, ओके। और ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशन, अच्छा कंडीशन में हमेशा डबल इक्वल्स टू आता है, ट्रिपल भी यूज करते हैं लेकिन हम लोग डबल यूज करेंगे, सिंपल रखते हैं चीजें। मैंने कहा कि अगर इवेंट के अंदर जो डिटेल है, और पहले मैं वैल्यू गेट कर रहा था, अब मैं नेम गेट करूंगा। नेम क्या है, ये नेम। अगर ये नेम डबल इक्वल्स टू, मैंने कहा सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग बताते हैं, स्ट्रिंग मतलब मैं बता रहा हूं, कंपेयर करो इवेंट डॉट नेम को, जो भी मुझे इवेंट मिल रहा है उसका नाम चेक करो। अगर नाम एज इट इज एफ नेम है, मैंने कॉपी किया पेस्ट, तो क्या करना चाहिए, तो वैल्यू मतलब फर्स्ट नेम में सेव होगी, है ना। क्योंकि वैल्यू तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रही है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू, ये तो मुझे नहीं बता रही मैं किसकी वैल्यू, ये तो मुझे इवेंट नहीं बता रहा। तो इसके भी कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होते हैं और क्लोज ऐसे, मतलब जब भी अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल हो, अगर इवेंट डॉट डिटेल डॉट नेम, मतलब मुझे नेम जो है एफ नेम मिले, तो जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो चलाओ, जो भी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या चलाऊंगा, मैं लिखूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू। मतलब नाम की बिहाफ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई यूजर जो टाइप कर रहा है वो फर्स्ट नेम इनपुट में टाइप कर रहा है, तो फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी में मैं उसकी वैल्यू डालूंगा, राइट। सिमिलरली एल्स होता है, मतलब या फिर इफ एल्स। अब एल्स के साथ एल्स इफ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो हम लोग एल्स इफ ऐसे लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं सक्सेसफुली, फॉर एग्जांपल यूजर आया, यूजर ने डायरेक्टली लास्ट नेम में स्टार्ट कर दिया टाइप करना, राइट। तो उसे यहाँ पे नेम में क्या मिलेगा, नेम में एफ नेम तो नहीं मिलेगा, नेम में तो एल नेम मिलेगा डायरेक्टली फर्स्ट टाइम। तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स चलेंगे ही नहीं, डायरेक्टली वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। दूसरी कंडीशन में ऐसे ही चेक कर लूंगा, फिर से कॉपी पेस्ट, सिर्फ एफ नेम के बदले मैंने बोला एल नेम चेक कर लो, और अब इसके अंदर का कर्ली ब्रैकेट ये चलेगा। इसके अंदर मैं कहूंगा भाई, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया कि यू एल नेम, यस यूजर वाज टाइपिंग इन दिस इनपुट, तो वैल्यू उठाओ सेम वही एज इट इज, और वो इस बार लेकिन लास्ट नेम की प्रॉपर्टी में सेव करवा दो। और इसी तरीके से हम चारों बना लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और नेम क्या था तीसरे का, हमने ईमेल का सिर्फ सेम सिंपल नेम रखा है ईमेल, और मोबाइल नंबर का हमने नेम रखा था एम नंबर।
तो जब भी ईमेल हो तो ईमेल की प्रॉपर्टी में वैल्यू सेव करवाओ, और मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी। तो हुआ फायदा क्या कि एक ही फंक्शन बनाना पड़ा, और हमने इफ एल्स भी एक्सप्लोर कर लिया किस तरीके से। बहुत ही बेसिक डबल इक्वल्स टू से कंपैरिजन होता है, ब्रैकेट्स जो ये हैं इनके अंदर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फुलफिल हुई, सक्सेसफुल हुई तो ही उसके कर्ली ब्रैकेट्स चलेंगे, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो हमारा कोड इसको निग्लेक्ट कर देगा और नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ये भी सक्सेसफुल नहीं हुई, ये वाला कोड निग्लेक्ट, ये चलेगी नहीं लाइन, वैल्यू सेव होगी ही नहीं, और चेक करता रहेगा इस तरीके से। कोई भी कंडीशन नहीं हुई तो कोई कुछ भी नहीं चलेगा, सारी कंडीशंस चलेंगी लेकिन वैल्यू कहीं पे भी सेव नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चार ही इनपुट है और कोई ना कोई वैल्यू तो मैच हो ही जाएगी, हमने परफेक्ट वैल्यू नेम सही दी है। तो अब देखते हैं कि इस कंडीशन के बाद क्या हमें फाइनली सेव पे सब के अंदर वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें भी सेम होना चाहिए ना, सारा फंक्शन जो हमारा पहले काम कर रहा था एज इट इज काम करना चाहिए अभी भी, बस हमने अपने कोड को रीफैक्टर कर दिया। तो इससे मैंने जैसा कहा था कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की भी चीजें, ये इफ एल्स कंडीशन ये सब जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, कंसोल तो बंद है, तो जब भी मैं टाइप करूंगा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब तो चल ही नहीं रहा, राइट। ये तो अब ऐसे ही मैंने रखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, वरना ये तो है ही नहीं। अब सिर्फ ये है एक फंक्शन, यही फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट नेम पे भी, यही फंक्शन कॉल होगा लास्ट नेम पे भी। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर आया, यूजर ने टाइप करना स्टार्ट किया ईमेल में, राइट, ऐसे आर, क्या होगा ताकि हमें समझ में आए। इन चारों में से यूजर ने किस में टाइप किया, ईमेल पे। ईमेल के ऑन चेंज पे क्या है, हैंडल चेंज, फंक्शन तो सेम है। इवेंट में क्या जाएगा, हैंडल चेंज में कॉल तो यही हुआ, इवेंट में क्या जाएगा, इवेंट में ना ये वाला इनपुट जाएगा सिर्फ, राइट। इस इनपुट के अंदर जो भी यूजर ने टाइप किया वो भी जाएगा, और ये इनपुट का नाम जाएगा। तो मुझे इस वजह से यहाँ पे नाम मिल जाएगा इवेंट के अंदर। अब चेक होगा, सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलती है जावास्क्रिप्ट। पहली कंडीशन, क्या नाम फर्स्ट नेम है, नहीं भाई, नाम तो ईमेल है, तो वो ये चलाएगा ही नहीं, वैल्यू सेव नहीं हुई। नेक्स्ट चेक करो, क्या नाम एल नेम है, नहीं, नाम तो ईमेल है, तो ये भी नहीं चला, इग्नोर। थर्ड पे आया, क्या नाम ईमेल है, कंडीशन मैच, हाँ, नेम जो है वो ईमेल है, ओके, तो ये कर्ली ब्रैकेट चला दो और बाकी सब भूल जाओ, अगला नहीं चलेगा। इसके अंदर आ गया तो इसको अब वो नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको सक्सेसफुल हो गई उसकी कंडीशन। तो ईमेल के अंदर जाके प्रॉपर्टी के, ईमेल प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दो, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया कि हाँ ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो ईमेल के इनपुट में से ही आ रही है, राइट। अगर अभी मैं सेव पे क्लिक करूं, क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम भी एम्प्टी होना चाहिए, लास्ट नेम भी एम्प्टी होना चाहिए, मोबाइल नंबर एम्प्टी, और लेकिन ईमेल की प्रॉपर्टी के अंदर ना मुझे आर मिलना चाहिए। ये मैं चेक कर रहा हूँ फंक्शन हैंडल सेव पे, है ना, सारी प्रॉपर्टीज, ये तो चेकिंग थी ना एंड में कि भाई प्रॉपर्टी में वैल्यू सेव भी हुई है। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे कि हाँ इसने सही प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाली, आर जो है वो ईमेल के अंदर सेव होना चाहिए। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये अनडिफाइंड आ गया, तो बैंड बच गई। अब लो भाई, ये तो अनडिफाइंड बता रहा है, मतलब किसी की वैल्यू मिली ही नहीं इसे, ये क्या हुआ, तो मतलब मेरा पढ़ाना बेकार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो डिटेल के थ्रू वैल्यू तो हमें मिल रही थी, लेकिन ना नेम नहीं मिल रहा, तभी कोई कंडीशन में जा ही नहीं रहा, वो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि नेम ना उसे मिल ही नहीं रहा। मतलब मैंने आपको बताया कि डिटेल के अंदर से नेम निकाल लो, तो वो मैंने एक तरीके से गलत बता दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी और लर्निंग भी हो जाए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इवेंट के अंदर, तो नेम गेट करने के लिए ना हमें टारगेट की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी डिटेल के बदले, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, टारगेट के अंदर से वैल्यू भी मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे भाई डिटेल में भी वैल्यू मिल रही है, टारगेट में भी वैल्यू मिल रही है, हाँ, दोनों तरीके से सेम चीज मिल जाएगी, ओके। तो आप चाहे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लो या इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू, लेकिन नेम की प्रॉपर्टी के लिए नेम एट्रीब्यूट ये गेट करना है ना, ये हमें डिटेल से नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने इसलिए टारगेट से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जहां जहां मैं नेम गेट कर रहा था, ओके। अब देखते हैं अब क्या होना चाहिए। वही ईमेल में उसने किया, फर्स्ट चेक करेगा, सेकंड चेक करेगा, थर्ड पे आएगा तो ये चलना चाहिए, और ईमेल के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, और जब मैं सेव पे क्लिक करूं तो ये दिखाना चाहिए कि भाई ईमेल में वैल्यू है।
तो इसका कंफर्मेशन हो जाएगा हमें कि भाई सही प्रॉपर्टी के अंदर उसने वैल्यू डाली। कहीं उसने ऐसा नहीं किया कि यूजर ने ईमेल में टाइप किया लेकिन उसने फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल दी, तो गलत हो जाता। तो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने टाइप किया आर, पूरा ही लिख देते हैं। अब ये वैल्यू सही प्रॉपर्टी में होगी, कैसे कंफर्म होगा? सेव के बटन पे ये चारों बता देगा प्रॉपर्टीज, राइट? तो सेव का बटन क्लिक करते हैं, ये आ गया। फर्स्ट नेम अनडिफाइंड मतलब है मैंने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं की। बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्रॉपर्टी ऐसे स्टार्ट में डिफाइन करते हो ये अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं है ना, इनकी डाटा टाइप है, उसे पता ही नहीं है स्ट्रिंग है, नंबर आएगा इसमें, इसमें क्या वैल्यू आएगी, करेक्टर आएगा, स्पेशल करेक्टर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एरे आएगा, लिस्ट आएगी, उसे नहीं पता अभी, तो इसलिए अनडिफाइंड है। लेकिन लास्ट नेम भी अनडिफाइंड, लेकिन ईमेल में वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हमारी इफ एल्स की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, राइट? कि उसने क्या किया जब भी, क्योंकि हमने देखा हैंडल चेंज ही कॉल होगा, हैंडल चेंज कॉल हुआ, उसने चेक किया क्या फर्स्ट नेम में कुछ चेंजेस हुई है, नहीं, फर्स्ट नेम में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लास्ट नेम में कुछ चेंज हुई है, नहीं, तो ये नहीं चलाओ, ये वाली लाइन नहीं चलेंगी कर्ली में। क्या ईमेल में कुछ चेंज हुआ है? यस, तो ये चला दो। ये चलाने का मतलब जो भी वैल्यू मिल रही है ना, अब मुझे कंफर्म हो गया भाई वो ईमेल की प्रॉपर्टी में ही जानी है, क्योंकि मैंने नेम से पता लगा लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज ऐड करके, फर्स्ट नेम में भी कुछ डाल देते हैं वैल्यू, क्रिस। अब क्या होना चाहिए, हर बार जब मैं फर्स्ट नेम में टाइप कर रहा था तो सिर्फ ये चला होगा, फर्स्ट नेम में जब मैंने टाइप किया तो क्या हुआ, इसने चेक किया क्या फर्स्ट नेम है, जब मैं यहाँ टाइप कर रहा था उसने चेक किया यस, कंडीशन फुलफिल हो रही है, वैल्यू जो भी है इस इनपुट के अंदर, ये क्रिस, उठा के फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी में डाल दो, और बाकी चीजें वो चेक ही नहीं करेगा उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसकी पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जब मैं लास्ट नेम में चेक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये हैंडल चेंज बार बार कॉल हो रहा होगा हर एक कैरेक्टर पे, हर बार ही चेक कर रहा होगा क्या नेम फर्स्ट नेम है, नहीं, क्या नेम लास्ट नेम है, यस। तो सिर्फ ये दो लाइन चल रही, मतलब ये अंदर की लाइन चल रही होगी, और इनको तो वो चलाएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे कंडीशन फुलफिल हो गई, वो इसके अंदर चला गया। एक बार इफ की कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो अगले इफ्स को चेक नहीं करता, यहाँ पे कोड रुक जाएगा, फंक्शन खत्म। इफ की कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, एक बार अंदर चला गया कोड कर्ली ब्रैकेट के यहाँ पे, तो अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि भाई एक कंडीशन मीट हो रही है तो अब मैं दूसरी क्यों चेक करूं, राइट? तो इसके अंदर चला गया, लास्ट नेम में वैल्यू ऐड कर दी होगी, फिर जब मैं मोबाइल नंबर में वैल्यू ऐड कर रहा था तो इसने चेक किया होगा क्या फर्स्ट नेम में कुछ चेंज करा है यूजर ने, नहीं, क्या लास्ट नेम में कुछ चेंज करा है यूजर ने, नहीं, क्या ईमेल में चेंज किया है, नहीं, क्या मोबाइल नंबर में चेंज किया, यस, तो जाओ और इसकी प्रॉपर्टी में वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू उठा के। अब मैं सेव पे क्लिक करूं तो मुझे सारी वैल्यूज परफेक्ट सही प्रॉपर्टीज में मिलनी चाहिए। फर्स्ट नेम के सामने मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी, लास्ट नेम लिखा हुआ है उसके सामने मैं दिखा रहा हूँ लास्ट नेम की प्रॉपर्टी, ईमेल के सामने ईमेल, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर। सेव, ये वैल्यूज आ गई, कंफर्मेशन हो गई कि सही वैल्यू यूजर का इनपुट सही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सक्सेसफुली सेव करवा लिया, ताकि मैं उसको बाद में यूज कर सकूं, जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ दिखाने के लिए, अब मैं इसको यूज कर लूंगा रिकॉर्ड बनाने के लिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये तरीकेकार हैं, दो डिफरेंट वेज हमने सीखे। फर्स्ट वाज द बेसिक वे कि भाई हाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें आइडिया लेना था, ताकि इवेंट क्या है, वैल्यू कैसे गेट करते हैं, फिर डिटेल, फिर हमने देखा कि भाई नेम हम डिटेल से नहीं गेट कर सकते, तो हमने उसके बदले टारगेट ले लिया। डिटेल के बदले वैल्यू गेट करने में भी ना हम टारगेट भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ये नहीं करना कि भाई वो क्यों है ये क्यों है, दोनों में वैल्यू मिल रही है हमें। ओके, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टारगेट भी लिख सकता हूं मैं, सेम काम करेगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास। अच्छा खासा एसएलटीएस के बारे में हमने, ग्रिड सिस्टम, डिफरेंट कॉलम्स, पैडिंग, एंड देन हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ अ इन ऑफ एन इनपुट in our JavaScript, and how to store them in different properties according to like according to on behalf of their name। इसी वजह से हमने यह नेम दिया था, पहले हमने बिना नेम के अलग अलग फंक्शन में कॉल करके करवाया तो ये ज्यादा हेक्टिक था। अब सिंपल हो गया, एक ही फंक्शन है, इफ एल्स कंडीशन आ गई, और इससे हमने इफ एल्स की कंडीशन भी एक्सप्लोर कर ली कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स की कंडीशन में डबल इक्वल्स टू आता है, वैल्यू सेट करवाने में सिंगल इक्वल्स टू, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वैल्यू उठा के फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी में डाल दो, डबल इक्वल्स टू मतलब कंपेयर करो दो वैल्यूज को, कि नेम की प्रॉपर्टी चेक करो इवेंट के अंदर जो मुझे नेम मिल रहा है,
एक वैल्यू से जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो ये थी हमारी क्लास। थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।